लोगों ने कल इंश्योरेंस का चैप्टर किया था और इंश्योरेंस के चैप्टर में हमने उसका पढ़ा था मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस के कितने प्रकार होते हैं। देखो, इंश्योरेंस बहुत सारी चीज़ों का कराया जाता है। जैसे इंश्योरेंस करवाया जाता है यूजुअली जो हम देखते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ये सब होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो लता मंगेशकर हैं उन्होंने अपनी वॉइस का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। सचिन तेंदुलकर ने अपने हाथों का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। और एक बिजनेसमैन करवा सकता है अपने प्रॉफिट, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा सकता है। कार का इंश्योरेंस होता है, स्कूटर का होता है, डांसर अपनी लेग का करा सकते हैं। तो ये क्या है, ये इंश्योरेंस अलग अलग तरह के किए जा सकते हैं। हर कंपनी इसकी फैसिलिटी देती है, ठीक है। इसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि जनरली सबसे मोस्ट पॉपुलर इंश्योरेंस फॉर्म है। सभी लोग आजकल लाइफ इंश्योरेंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि अगर बाय चांस अचानक कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो जो उसके डिपेंडेंट्स हैं उनको क्या हो जाती है, फाइनेंशियली मदद हो जाती है। और अगर इन केस अगर डेथ नहीं होती एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, तो वो जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है वो क्या होती है, एक इन्वेस्टमेंट की तरह होती है, बोनस के रूप में उसको मिल जाता है। तो ये दोनों, ये आजकल मोस्ट पॉपुलर है। इस लाइफ इंश्योरेंस में पर्सन अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं। वो कोई भी करा सकता है, अपनी वाइफ का करा सकते हैं, बच्चों का करा सकते हैं, माँ बाप का करा सकते हैं। तो वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर की लाइफ का इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस जो होता है, जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा सारे इंश्योरेंस है, उसको हम किस में डालते हैं, जनरल इंश्योरेंस, जिसमें आते हैं फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, जैसे बिल्डिंग का, स्कूटर का, टीवी का, ज्वेलरी का, ट्रेड का, कार का, ये सब इंश्योरेंस किस में जाएंगे, आपके जनरल इंश्योरेंस में जाते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस को मेनली इन्होंने थ्री पार्ट्स में बांटा है: फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस तो नाम से ही क्लियर हो गया होगा, ये सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं किससे, प्रॉपर्टी को फायर से सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर किसी गोडाउन में आग लग जाती है या दुकान में आग लग जाती है, तो उस आग का नुकसान कौन भर देती है, फिर इंश्योरेंस कंपनी भर देती है। थेफ्ट इंश्योरेंस, चोरी का, प्रॉपर्टी की अगर कोई चोरी होने का डर है तो उसके लिए इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस होता है जो शिप कंपनीज करवाती हैं, जो शिपिंग कंपनीज कराती हैं, जो बाहर शिप के थ्रू माल लेके जाती हैं। बाय चांस इन्हें ट्रांजिट या फिर शिप को कोई नुकसान हो जाता है और हो जाता है, तो उसकी भरपाई फिर कौन करती है, इंश्योरेंस कंपनी करती है, ठीक है। ये हम डिटेल में इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइफ इंश्योरेंस मेनली पब्लिक सेक्टर कैरी करता है, लेकिन आजकल बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी देने लगे हैं। जैसे बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। आप लोगों ने बहुत सारे ऐड देखते रहते हो इन सब के, है ना। हमारे यहाँ पर ऐड आते रहते हैं इन सब चीज़ों के। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, तो बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देखने को मिल जाएगी। जनरल इंश्योरेंस में द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ये सब होते हैं। अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के क्या प्रिंसिपल हैं? इंश्योरेंस के प्रिंसिपल होते हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। देखिए, इन प्रिंसिपल को जब आप लर्न करेंगे तो इनके साथ क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को भी लर्न करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप इन प्रिंसिपल्स को लर्न करेंगे तो किससे लर्न करेंगे, विद एग्जाम्पल इनको लर्न करेंगे और इनको लिखेंगे भी। प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। परम सद्भाव का सिद्धांत हिंदी में इसको कहते हैं। तो जो इंश्योरेंस करवा रहा है और इंश्योरेंस कर रहा है, दोनों को एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। अगर उनके बीच में ट्रस्ट नहीं है तो इंश्योरेंस जो हो जाता है वो इनवैलिड हो जाएगा। फॉर विदाउट डिस्क्लोजिंग, मान लीजिए, इसका हम एग्जांपल से देखो ये समझ में आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति टीबी की बीमारी से सफ़र कर रहा है और वो इस बीमारी को इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताता और इंश्योरेंस करवा लेता है, बाद में इंश्योरेंस कंपनी को इस बीमारी के बारे में पता लगता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, वाइड कर सकती है। वाइड का मतलब कैंसिल कर सकती है। ऐसे ही मान लीजिए कुछ ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जो इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर ए को नहीं बताती। मिस्टर ए वो पर्सन है, तो मिस्टर ए को नहीं बताती, तो वो क्या हो जाएगी, वो मिस्टर ए उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। देखिए,
Insurer and insured must disclose each fact and information related to insurance company to each other. For instance, without disclosing he is suffering from TB, Mr. A gets himself insured against debt of 10 lakh. He lives after another 3 or 4 years and dies to TB. Insurance company comes to know Mr. A's illness only after his death. Now, under these circumstances, insurance company is not liable to pay anything to the dependents of the Mr. A. ठीक है, अगर इंश्योरेंस उसकी डेथ फिर टीबी से हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी अमाउंट को देने के लायबल नहीं है, क्योंकि जो मिस्टर ए और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या हो जाता है, वाइड का मतलब रद्द हो जाता है, मतलब कि ख़त्म हो जाता है. इन दिस इंटेंस मिस्टर ए डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ. किस बेस पर ये वाइड हुआ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मिस्टर ए ने एटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है. इंश्योरेंस कंपनी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. ऐसी insurance company should also clearly disclose all the term and condition related to the insurance policy taken by insured. If it is not done, insured can also cancel the contract. ऐसे इंश्योरेंस कंपनी को भी क्या बताना होता है, क्लियरली मेंशन करना होता है कि पॉलिसी की क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है. अगर इंश्योरेंस कंपनी वो काम नहीं करती तो जो पर्सन है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है. ठीक है. फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं उस वस्तु या उस पर्सन पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. इंटरेस्ट का मतलब आप उससे जुड़े हुए होने चाहिए. अब कोई अपने पड़ोसी का इंश्योरेंस तो करवाएगा नहीं. इंश्योरेंस किसका करवाया जाता है, अपनी कार का, अपने बाइक का, अपने घर का, अपनी लाइफ का, माता पिता की लाइफ का, बच्चों की लाइफ का, वाइफ की लाइफ का. यानी कि जिस भी व्यक्ति या जिस भी वस्तु का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उसको अगर कोई नुकसान होता है तो व्यक्ति को मेंटली या फिर फाइनेंशियली कुछ ना कुछ नुकसान होगा, तब भी वो उस चीज़ का क्या करा सकता है, इंश्योरेंस करवा सकता है. फॉर एग्जांपल, हम किसी दूसरे की बाइक का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, हम केवल अपनी बाइक का इंश्योरेंस करा सकते हैं, क्योंकि खुद की बाइक अगर चोरी हो जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमें क्या होगा, फाइनेंशियली उसका नुकसान होता है. तो ये है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल. अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं. फॉर ए वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ एसेंशियल दैट द इंश्योर्ड ऑफ फुल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी और लाइफ सो इंश्योर्ड बाय हिम. यानी कि जिस भी प्रॉपर्टी या लाइफ का वो इंश्योरेंस करवा रहा है उसमें उसका फुल इंटरेस्ट होना चाहिए. मीन्स इफ़ देयर एनी डैमेज टू लाइफ और प्रॉपर्टी सो इंश्योर्ड द इंश्योर्ड विल हैव टू इनकर लॉस ड्यू टू डैमेज. इंश्योर्ड विल बेनिफिटेड इफ़ फुल सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड. यानी कि अगर उनकी लाइफ को या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है तो उसको नुकसान होगा, और अगर उसकी पे किया जाता है तो उससे उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा. फॉर एग्जांपल, जैसे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ ईच अदर इंश्योरेंस करा सकते हैं. लेंडर इंटरेस्ट करवा सकता है डेटर की लाइफ का. ऑनर्स करवा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का. इंश्योरेबल इंटरेस्ट डिफर विद एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. इन केस ए हस्बैंड गेट हिज वाइफ इंश्योर्ड, लेटर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया, बाद में उन लोगों का क्या हो गया है, डिवोर्स हो गया है. डिवोर्स डज नॉट एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन फॉर्मर वाइफ. नाउ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी होल्ड वैलिड only on such situation. In case life insurance presence of insurable interest is required at the time of taking policy. देखो इस लाइन का मैं मीनिंग बताती हूँ. फर्स्ट पॉइंट का इसमें क्या कहा गया है कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया है, लेकिन कुछ सालों बाद मान लीजिए उनका डिवोर्स हो जाता है. तो अब डिवोर्स हो जाएगा तो हस्बैंड का इंटरेस्ट नहीं रहेगा बीवी में. भाई उस लेडी के साथ कुछ भी होता है तो अब उसको कोई मतलब नहीं रहता है. लेकिन इस केस में अब वो इंश्योरेंस पॉलिसी वाइड नहीं होगी, क्योंकि जब लिया गया था, मान लीजिए उसने इंश्योरेंस लिया था 1 जनवरी को, ठीक है, 2010 में, और उनका तलाक हो गया है 2014 में. तो जब उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, इंश्योरेंस पॉलिसी जब ली थी तब वो उसकी वाइफ थी ना, तो वाइफ थी तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड रहेगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें था. ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, समझ में आया. In case of fire insurance, insurable interest is required at the time of taking insurance policy as well as time incurs of loss. फायर इंश्योरेंस के केस में क्या है कि जब आपने पॉलिसी ली है तब भी आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और जब नुकसान हुआ है तब भी इंश्योरेंस होना चाहिए.
और अगर मराइन इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस हैज़ टू बी देयर एट द टाइम ऑफ इनकर लॉस। और अगर आपका मराइन इंश्योरेंस है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए, जब लॉस हुआ है। तो तीनों केसेस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल अलग अलग तरह से अप्लाई हो रहा है। लाइफ इंश्योरेंस में जब पॉलिसी ली है तब होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, फायर इंश्योरेंस में पॉलिसी ली है तब भी और जब लॉस हुआ है तब भी, और मराइन इंश्योरेंस में जब लॉस हुआ है तभी पॉलिसी में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अब हम इसका थर्ड और लास्ट प्रिंसिपल करेंगे आज के लिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये है कि अगर आपने किसी, ये लाइफ इंश्योरेंस पर पहली बात तो अप्लाई नहीं होता है, ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है आपके जनरल इंश्योरेंस पर, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जितना लॉस होता है और जो इंश्योरेंस की अमाउंट है उनमें से जो लेस है उसी को क्या किया जाता है, पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पहली बात तो इसमें क्लियर है कि लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए किसी ने फायर इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, उसने करवाया है 50,000 का और लॉस हो गया 70,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी कितने पे करेगी, 50,000। दूसरा, अगर उसने करवाया है इंश्योरेंस कितने का, 50,000 का और लॉस हुआ 30,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी कितने पे करेगी, 30,000 पे करेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहती है कि जो इंश्योर्ड अमाउंट है और जो एक्चुअल लॉस अमाउंट है उन दोनों में से जो लेस होता है उसको इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पे करती है, और ये लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एस्टिमेशन रिगार्डिंग लॉस कैन बी मेड फॉर ऑल अदर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम सभी कॉन्ट्रैक्ट में लॉस को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में लॉस को मेज़र नहीं किया जा सका। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई ऑल द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज टू कंपनसेट टू इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल लॉस ही इज़ अनकर्ड। यानी कि ये क्या कहता है कि हमें कंपनसेट किसको करना है, जो एक्चुअल लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करना है। इंश्योरेंस कंपनी विल पे हिम ओनली 50,000, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता चुकी हूँ। तो आप इतना याद करेंगे। इसमें एक लाइन है, एज पर द प्रिंसिपल आउट ऑफ एक्चुअल लॉस एंड सम इंश्योर्ड द इंश्योरेंस कंपनी विल मेक द पेमेंट विच एवर इज़ लोअर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी कि इंश्योरेंस कंपनी किसको पे करेगी, विच एवर इज़ लोअर। तो आप ये आज 3 प्रिंसिपल अच्छे से याद करेंगे।